हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। अब हम बेटा जहाँ तक न्यूमेरिकल लगा रहे थे, हम जो पुराने पार्ट में कर चुके हैं उसके आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आगे क्या न्यूमेरिकल हैं उन पर डिस्कस करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस के 4y प्लस 2 बराबर में 0। 3x माइनस के 4y प्लस 2 बराबर में 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस के 2 3। कोई कॉलम? बेटा इसमें एक लिखा था इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, इसमें एक वर्ड आ रहा था पैरेलल। कौन सा आ रहा था? पैरेलल। तो पैरेलल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर कोई लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल है, कैसी है? पैरेलल है। जैसे मान लो गिवन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की इक्वेशन है 3x माइनस के 4y प्लस के 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अगर 3x माइनस के 4y प्लस 2 बराबर में 0 ये गिवन इक्वेशन है और इस इक्वेशन के पैरेलल मुझे कोई इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है? पैरेलल। तो दो पैरेलल इक्वेशन में एक बड़ी सिमिलरिटी होती है कि उसमें x और y हमेशा सेम होता है। क्या होता है बेटा? x और y की जो वैल्यू है बिल्कुल सेम आता है, उनके अंदर केवल कांस्टेंट टर्म अलग आता है। क्या लगाता है? कांस्टेंट टर्म। हम कहेंगे पैरेलल टू, क्या? पैरेलल टू इक्वेशन फर्स्ट। अगर कोई लाइन इक्वेशन फर्स्ट के पैरेलल है, अगर कोई लाइन इक्वेशन फर्स्ट के पैरेलल है तो इक्वेशन होगी बेटा 3x माइनस के 4y प्लस के k इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन बेटा इक्वेशन फर्स्ट के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होगी? 3x माइनस के 4y प्लस के k इक्वल टू 0। क्या होगी? 3x माइनस के 4y प्लस के k इक्वल टू 0। कोई डाउट है? तो आपके पास सबसे पहली इक्वेशन है कि भाई अगर दो इक्वेशंस पैरेलल हैं तो उनमें केवल जो डिफरेंट होता है वो कांस्टेंट टर्म का होता है। किसका? ये वैल्यू केवल चेंज होती है। अब न्यूमेरिकल कह रहा है कि ये पासिंग थ्रू द पॉइंट। सबसे पहली बात है पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस के 2 3। अगर ये न्यूमेरिकल -2 3 से ज्यादा है, कोई भी न्यूमेरिकल बेटा किसी भी पॉइंट से होकर जाता है उसे बेटा हम लोग XY कहते हैं। क्या कहते हैं? XY। ये न्यूमेरिकल बेटा पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू माइनस के 2 3। यानी कि आपको समझना होगा x का आंसर कितना है बेटा? -2 और y का आंसर कितना है? 3। तो आपको यहाँ पर रखना होगा 3। x की जगह बेटा कितना लिखना है? -2। तो x की जगह लिखेंगे -2, 3 इंटू -2, 4 इंटू 3 प्लस के k इक्वल टू 0। तो कॉलम 3 इंटू 2 -6, तो ये हो गया -2 प्लस के k इक्वल टू 0। k का आंसर आ गया बेटा 80। अब मैथ्स में जब कोई वैल्यू निकाली जाती है तो उसे निकालने का प्रोस्पेक्ट क्या होता है? जैसे k का आंसर हमने 18 निकाला, इसे निकालने का टारगेट क्या है? इक्वेशन सेकंड में पुट करना, है ना। कोई वैल्यू को हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब हमें उसे किसी इक्वेशन में रखना होता है। जब किसी इक्वेशन में रखना होता है तो k के आंसर को इक्वेशन सेकंड में लिख देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ k, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकंड। बेटा k की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। कोई प्रॉब्लम? सबसे पहली इक्वेशन है 3x माइनस के 4y प्लस के 18 इक्वल टू 0। हो गया? और ये आप लोगों की इक्वेशन आ गई। तो क्या आपको इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है? ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हमें कोई डाउट नहीं है। अब अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इसमें भी सेम टारगेट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी। यहाँ पर जो इक्वेशन बनानी है परपेंडिकुलर टू लाइन, यानी कि जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल के परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालना है? परपेंडिकुलर। जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल के परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। यस और नो? सबसे पहले परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जब हम सॉल्व करेंगे
तो पहले गिवन इक्वेशन लिखो, क्या लिखो? गिवन x माइनस के 7y प्लस के 5 इक्वल टू 0। लेट कर लो ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्या है बेटा? इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट है? अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मान लो कोई इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन बनानी है तो आप कुछ मत कीजिए, जो x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई में है उसे y के साथ भेज दीजिए, और जो वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई में है उसे x के साथ भेज दीजिए। तो b को बेटा x के साथ भेज दो, bx माइनस के ay, तो बेटा x वाली वैल्यू y के साथ, y वाली वैल्यू x के साथ, तो bx माइनस के ay प्लस के k इक्वल टू 0। ये सुनो बेटा, इक्वेशन क्या बनी? bx माइनस के ay प्लस के k इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट टर्म तो अलग होती ही होती है, लेकिन x और y की वैल्यू भी अलग अलग होती हैं। x और y की वैल्यू भी, तो इसमें दो बार उठते हैं, कांस्टेंट टर्म भी अलग होता है और x और y की वैल्यू भी अलग होती है। अगर मान लो मुझे इसके परपेंडिकुलर टू लाइन निकालनी है, क्या निकालनी है? परपेंडिकुलर टू लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन। थोड़ा x वाली वैल्यू को y के साथ 7x प्लस के y प्लस के k इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बेटा हम बनाएंगे 7x, x वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7x। कितना हो जाएगा? 7x। y वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई तो 7x प्लस के y प्लस के k इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या होगी बेटा? 7x प्लस के y प्लस के k इक्वल टू 0। अब कोई भी इक्वेशन, अब ये कह रहा है कि इसका x इंटरसेप्ट हैविंग x इंटरसेप्ट 3। अब इस बात को समझना होगा कि ये x इंटरसेप्ट 3 है। x इंटरसेप्ट 3 का मतलब है कि ये x एक्सिस पर काट रही है। इंटरसेप्ट का मतलब है कहां पर काट रही है? x एक्सिस पर। कहां पर काट रही है? x एक्सिस पर। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों का x इंटरसेप्ट, देखो उसने बोला कि x इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है काटना या टच करना, तो x इंटरसेप्ट 3 है। तो x का आंसर तो 3 है, लेकिन y का आंसर कितना है? 0। x का आंसर कितना है बेटा? 3, और y का आंसर कितना है? 0। कोई प्रॉब्लम है? अब x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस तक काट रहे हो तो x तो होगा, लेकिन y का आंसर कितना होगा? 0। तो ये 3 0 से पास होकर जा रही है। कैसे जा रही है? 3 से। x का आंसर 3, y का आंसर 0, तो 7 इंटू में 3 प्लस 0 प्लस के k। कोई प्रॉब्लम? बेटा 7 इंटू 3 21 होता है, 21 को इस तरफ ले गए तो k का आंसर आ गया माइनस के 21। कितना आ गया? माइनस के 21। अब मैथ्स में ये इक्वेशन की वैल्यू क्यों निकाली गई? क्योंकि भैया जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है इसके अंदर रखना है। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ k, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकेंड। 7x प्लस के y माइनस के 21 इक्वल टू में 0। इसे बेटा इक्वेशन सेकंड में रख दिया और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हम सबसे पहले यहाँ तक नोट करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा? सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल बिटवीन द लाइन्स। बेटा यहाँ पर हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। हम इन दोनों लाइनों में से y का आंसर निकालेंगे और इन लाइनों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। या सुनो, किसमें लेकर आएंगे? स्लोप इंटरसेप्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। क्या? सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस के c। बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस के c। सबसे पहले बेटा हम न्यूमेरिकल को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि उससे y का आंसर निकालेंगे। जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में वो m है और हम सभी लोग m को स्लोप कहते हैं। फिर हम स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। कोई प्रॉब्लम है?
अब बेटा हम पढ़ेंगे जब दो लाइनें होती हैं, जब हमारे पास दो स्लोप हों, तो टेन थीटा यानी कि जो एंगल है वो होता है m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या फिर m2 माइनस m1 भी लिख सकते हैं। अब ये मॉड में है तो हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, जो भी एंगल आएगा पॉजिटिव आएगा, चाहे m1 माइनस m2 लिख दो चाहे m2 माइनस m1 लिख दो। तो एक एक करके मैं दोनों इक्वेशन से बाई का आंसर निकालने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या है, √3x प्लस के y इक्वल टू 1। बाई का आंसर कितना है बेटा, माइनस के √3x प्लस के 1। फॉलो में सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल में मैंने बाई का आंसर लिख दिया। इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस के c। इसे बेटा कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के √3। ये पहली लाइन है इसलिए पहली लाइन का स्लोप हो गया माइनस के √3। कोई ऑब्जेक्शन? ऐसी बेटा सेकंड लाइन भी लिखी हुई है। सेकंड लाइन कितनी है, x प्लस के √3y इक्वल टू में 1, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन होगी √3y माइनस के x, √3y माइनस के x प्लस 1। इससे भी मैं y का आंसर निकालना है, तो y इक्वल टू माइनस के x अपॉन √3 प्लस के माइनस 1 अपॉन √3। अब x के साथ इसे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस के c। m का आंसर आ गया माइनस के 1 अपॉन √3। अब ये सेकेंड लाइन का स्लोप है इसलिए इसको m2 कह देंगे। क्या कह देंगे, m2। पहली लाइन के स्लोप को बेटा हम लोगों ने m1 बोला और सेकेंड लाइन के स्लोप को हम लोगों ने m2 बोला। पहली लाइन के स्लोप को क्या बोला, m1, और सेकेंड लाइन के स्लोप को क्या बोला, m2, ठीक है। अब दोनों लाइनों के स्लोप आ चुके हैं, अब एंगल निकालना है। एंगल को टेन थीटा कहते हैं, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, टेन थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें दोनों लाइनों का स्लोप सेटिस्फाई हो जाए। तो टेन थीटा इक्वल टू बेटा m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बेटा टेन थीटा का स्लोप क्या होता है, m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस के m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कोई प्रॉब्लम है? अब इस लाइन के स्लोप में बेटा सबसे पहले m1 का आंसर लिखो। m1 का आंसर कितना है, माइनस के √3। m1 का आंसर कितना है, माइनस के √3। m2 का आंसर माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन √3। मॉड चाहो तो आप नीचे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस m1 का आंसर माइनस के √3, m2 का आंसर माइनस के 1 अपॉन √3, ठीक है। √3 से बेटा √3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कट गया। इसको एलसीएम लेंगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन √3, और ये आ गया 1 प्लस 1। क्लियर है बेटा? ये दोनों डिवाइड का जो डिवाइड होता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर है? डिवाइड का डिवाइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन 2√3। ये बेटा टेन थीटा हो गया। 2 से हम 2 को काट सकते हैं, तो अभी हमारे पास जो आंसर बचा टेन थीटा का वो बचा माइनस के 1 अपॉन √3। मॉड से कोई भी आंसर जो बाहर आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। बेटा 1 अपॉन √3 किसका आंसर होता है, टेन 30 का, तो थीटा का आंसर आ गया 30 डिग्री। यस और नो? और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा आवाज सुनो, सुनो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द लाइन थ्रू द पॉइंट S3 एंड 4,1। बेटा एक लाइन है जो S3 और 4,1 से जाती है। किससे जाती है? देखो सबसे पहले दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है S3, ये A का आंसर है। दूसरा पॉइंट बेटा B है,
और ये बेटा आपका 4 1 है। द लाइन थ्रू द पॉइंट S3 एंड 4 1 इंटरसेक्टिंग द लाइन 7x माइनस के 9y माइनस के 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल। सबसे पहले बेटा मैं इससे एक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर मैं इससे एक इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। अब उस इक्वेशन से मैं बाय का आंसर निकालूंगा। ये इक्वेशन तो बनी है। ऐसा बाय से आंसर क्यों निकालूंगा? क्योंकि बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m जो होता है वो बेटा स्लोप होता है। अब ये कह रहा है कि ये राइट एंगल पर है। किस पे है? राइट एंगल को बेटा परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अगर कोई लाइन राइट एंगल पर है या फिर परपेंडिकुलर है, क्या है? अगर कोई लाइन राइट एंगल पर है या फिर परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल पर, तो m1 m2 बराबर में -1 होता है। कितना होता है? इसलिए बेटा हम पहली लाइन का स्लोप निकालेंगे, दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। बेटा यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं, तो पहले पॉइंट का नाम होगा x1 y1, सेकेंड पॉइंट का नाम क्या होगा? x2 y2। अब हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। बेटा अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से जाती है तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है? बाय माइनस के बाय 1, हमने याद किया y2 माइनस के बाय 1 अपॉन x2 माइनस के x1, x माइनस के x1। या सुनो, कोई प्रॉब्लम है? y माइनस के बाय 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस के x1। बेटा बाय 1 का आंसर कितना है? 3। बाय 2 का आंसर 1 माइनस के 3, x2 का 4 माइनस के h, x माइनस के h। ये सुनो, 1 में से 3 गए, कितने बचे? माइनस के 2 अपॉन में 4 माइनस के h, x माइनस x1 का आंसर बेटा h। इस -2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के 2x अपॉन 4 माइनस h प्लस के 2h अपॉन 4 माइनस h। इस -3 को इस साइड ले आए तो ये बेटा +3 हो गया। कितना हो गया? +3। कोई प्रॉब्लम है? ये सुनो, +3 होने के बाद अभी मैंने समझाया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस के c, यानी कि जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में होती है, जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में होती है वो आपका m का आंसर है। मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो पहली इक्वेशन है इसलिए इसका स्लोप m1 कहलाएगा। तो बेटा पहले वाला स्लोप हो गया माइनस के 2 अपॉन 4 माइनस के h। ये मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया। अब मैं बेटा नेक्स्ट लाइन का स्लोप निकालूंगा। मेरे पास नेक्स्ट लाइन है 7x माइनस के 9y माइनस के 19 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले बेटा 9y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 9y इक्वल टू 7x माइनस के 19। y का आंसर कितना आएगा बेटा? 7 अपॉन 9x माइनस के 19 अपॉन में 9। इसे भी कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से। अब ये सेकेंड लाइन है, तो इसका स्लोप बेटा m2 कहलाएगा, जो होगा 7 अपॉन 9। पहली लाइन का स्लोप m1 हो गया और दूसरी लाइन का स्लोप m2 हो गया। अगर किसी न्यूमेरिकल में हमारे पास 2 लाइंस है, कितनी लाइंस हैं? 2 लाइंस, एक लाइन m1 है और एक लाइन m2 है। न्यूमेरिकल बोल रहा था ये राइट एंगल पर है। किस पर है? राइट एंगल पर। अगर 2 लाइनें बेटा राइट एंगल पर होती हैं तो उसके अंदर m1 m2 का आंसर -1 के बराबर होता है। इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ 2 लाइंस
आर परपेंडिकुलर। अगर किसी न्यूमेरिकल में दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, दो लाइनें कैसी हैं? परपेंडिकुलर, तो उस न्यूमेरिकल में बेटा m1 m2 इक्वल टू -1, m1 m2 -1 के बराबर होते हैं। m1 का आंसर कितना है? -2/4 -h इंटू में 7/9। ठीक, माइनस से माइनस काट सकते हो, 2 × 7 14, 9 का 4 में किया 36 -9h इक्वल टू 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया तो 14। इसके बाद अगली स्टेप है आपके पास, इसको आप लिखेंगे 40 इक्वल टू 36 -9h। 36 को हम इस तरफ ले गए तो 14 -36 इक्वल टू 9h, और 14 में से 36 घटाए 2 and 2 -22। इससे h का आंसर निकाला 22/9, तो पॉइंट हो जाएगा बेटा, ठीक है, h3। तो h का आंसर आ गया, तो हमें इसमें से h3 की वैल्यू निकालनी थी, तो h का आंसर निकला है 22/9, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1। बेटा एक लाइन है जो x1 y1 से होकर जाती है, पैरेलल टू द लाइन ax प्लस के by प्लस c बराबर में 0, जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के पैरेलल है। सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? गिवन इक्वेशन ax प्लस के by प्लस c इक्वल टू 0। अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई इक्वेशंस बेटा हमारे पास पैरेलल हैं, कैसी हैं? पैरेलल। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन किसी अनदर इक्वेशंस के पैरेलल है, कैसी है? तो उनमें क्या डिफरेंस होता है? उनमें केवल इतना डिफरेंस होता है कि उनका कांस्टेंट टर्म अलग होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अलग होता है। मैंने आपको बताया तो पैरेलल टू, मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इसके कोई पैरेलल इक्वेशन है, पैरेलल टू इक्वेशन फर्स्ट। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उन लाइनों का केवल और केवल कांस्टेंट टर्म अलग होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अलग होता है। फिर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ax प्लस के by प्लस के k इक्वल टू 0। क्या सुनो, उस न्यूमेरिकल में बेटा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? ax प्लस के by प्लस के k इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? ये इक्वेशन सेकंड हो गई। न्यूमेरिकल कह रहा था कि ये इक्वेशन x1 y1 से जाती है। किससे जाती हैं? क्लियर है? ये पॉइंट बेटा x1 y1 से जाते हैं। कभी भी कोई इक्वेशन अगर किसी पॉइंट से होकर जाते हैं तो मैं बार बार कहता हूं वो x और y का आंसर है। किसका आंसर है? x और y का। तो हम लिखेंगे पासिंग थ्रू x1 y1। बेटा x1 y1 से जा रही है तो ax1 प्लस के by1 प्लस के k इक्वल टू 0। प्रॉब्लम? इससे बेटा हम लोग k का आंसर निकालेंगे। k बराबर में माइनस के ax1 माइनस के by1। ये सुनो, k का आंसर कितना आ गया बेटा? माइनस के ax1 प्लस के by1। अब बेटा जो भी k का आंसर आया उसे हम लोग इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। किस में रख देंगे? इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। ये सुनो, कोई प्रॉब्लम? अब जैसे ही मैंने इसको इक्वेशन सेकंड में रखा तो पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन सेकंड। k के आंसर को बेटा हम लोग इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो इक्वेशन सेकंड में रखने पर क्या होगा? ax प्लस के by माइनस के ax1 माइनस के by1 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों वैल्यू से क्या कॉमन आ सकता है? a बचा x माइनस x1, इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है? b क्या बचा? y माइनस के by1। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे।